तो जितने भी डू एज डायरेक्टेड आज अपन करने वाले हैं उनमें से कोई भी डू एज डायरेक्टेड बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको 4 डू एज डायरेक्टेड तो एज इट इज लिखे मिलेंगे, जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे। एक आध कोई वो बना के दे सकता है, जैसे मैंने पढ़ाया कि मिस्टर गुप्ता टीचेज हिंदी, वो दे सकता है मिस्टर गुप्ता टीचेज संस्कृत, ऐसे थोड़ा बहुत चेंज करके देगा। बाकी आपके 6 आए 7 आए, लेकिन आपको करने कितने होते हैं 5, और 5 की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि इसमें से एक भी डू एज डायरेक्टेड बाहर नहीं जाएगा। और क्या चाहिए बताओ? बच्चों को बहुत टेंशन है, ओटी कैसी आएंगी, ग्रामर कैसी आएगी, कैसा डू एज डायरेक्टेड आएगा, यही टेंशन है ना। दे तो रहा हूं मैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये लो, अभी ले आया मैं, ये रहा देखो, ये देखो चार्ट, ये निकाल के लाया हूं, ओ सॉरी ये रहा, देख लो, एमपी बोर्ड से आया सीधा, ये लिखा है इस पर एमपी बोर्ड। ठीक है, मतलब अपने अनुभव के अकॉर्डिंग है, लेकिन पूरी गारंटी है कि पूरे डू एज डायरेक्टेड इसी में से आएंगे। अब आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरा नियम है उसको समझो। क्या होगा वो जरूरी नहीं है, क्यों होगा और कैसे होगा ये दोनों जानना जरूरी है, रीजन और उसका तरीका। तो मैं आपको एक एक से चीजें समझाता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ट की। चार्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस और नो? नहीं पढ़ा तो एक बार बता देता हूं। चलो, बार बार चार्ट करते हैं तो आज चार्ट बना ही देते हैं, एक बार और कर लेते हैं। कितने प्रकार का टेंस लिखते हैं अपन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। मन में ये तो नहीं करे यार ये सर पेज ना रखो, 5 नंबर रख दे तुमने हमारे, मेरे पास ही है, डोंट वरी, जाओ तब ले जाना। ठीक है, जिस दिन पेपर देने जाओ ना, 5 नंबर यहीं से ले जाना। ठीक है, रख के मत ले जाना, कहीं बाहर रजिस्ट्रेशन हो जाए, मेरा नाम रख दो कि सर ने कही थी। रट लो यार, समझ लो, सीख लो, जो करना है करो, इनमें से बाहर जाना ही नहीं है कोई। अच्छा, टाइम का वर्क का टाइप क्या बताया था? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो क्या होता है इसमें? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है या फिर वर्ब में ऐसे ही ऐसा लगता है। कब? जब वाक्य में नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यानी वाक्य में क्वेश्चन मार्क और नॉट नहीं होगा तब ये करेंगे। ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज, आर और एम। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव तो रहता ही है, और उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीन। ये बनवाया था मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही, फिर से एक बार बनवा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? या तो वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी, कब? जब नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, और अगर होगा तो डिड। ऐसे ही इसमें होगा तो इसमें क्या होगा? डू या डज, डू या डज, इसमें डिड। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वाज या वर। पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। क्लियर? फ्यूचर में विल और सेल। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल, सेल और उसके साथ बी। फ्यूचर परफेक्ट विल, सेल और उसके साथ में हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, सेल, हैव और उसके साथ में बी। क्लियर? अब यहां थोड़ा सा देखें, इंडेफिनिट में जो भी होगा, जैसी भी होगा, वर्ब लास्ट में क्या हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब हमेशा कैसी आएगी? आईएनजी फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब कैसी आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना, एक तो इसमें सिंस ऑफ फोर का यूज होगा, जो मैंने आपको प्रीपोजिशन में समझाया हुआ है कि कहां सिंस और कहां फोर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर। और वर्ब कैसी आएगी इसमें? आईएनजी। क्लियर? इज देयर एनी डाउट इन दीज हेल्पिंग वर्ब्स?
So these are 12 helping verbs which can be used in your sentence, and you can convert any sentence within 1 second with the help of these helping verbs. इनकी सहायता से आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एक तो इनका बहुत सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल सा यूज होता है इसका. जैसे वो आपको देगा, उसने बोला कि ही टीचेस हिंदी. उसने बोला कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलो. क्या बोला उसने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अब देखो कितना सिंपल होता है. ही आएगा, हिंदी आएगा, यहां कोई बदलाव होना नहीं है. अब कहां होना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो ये रहा प्रेजेंट और ये रहा कंटिन्यूअस. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? इज आर एम. ही के साथ क्या लगेगा? इज. अब इसमें मैंने क्या लिखा है? टीचेस. लेकिन इसमें वर्ब कैसी आ रही है? आईएनजी. तो टीच का क्या हो जाएगा? टीच में जुड़ जाएगा आईएनजी. तो टीचिंग. बस ये हो गया चेंज. अब ये कब होगा चेंज? जब ये हेल्पिंग वर्ब याद होंगी. अगर ये याद नहीं होंगी तो आ तो रहा है बट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें आ ही नहीं रहा. समझ रहे ना? क्लियर? तो इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट आपके लिए. दूसरा, अगर इसी में मैं बात करूं तो थोड़ा सब्जेक्ट एंड नंबर्स पढ़ लेते हैं. सब्जेक्ट और नंबर्स भी मैंने आपको पहले कराए थे. क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं. मेरी लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं सिंगुलर और पिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है? अरे तो पिंगुलर बोल दिया करो, तुम क्यों नहीं बोलते? क्या हो गया? समझना ही तो है. अब कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है, एक बार में समझ लेना. बार बार की कहानी अपन रटेंगे नहीं. ही, सी और इट. ठीक है? या फिर किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम, यानी एक नाउन. एक नाउन, ही, सी, इट या एक नाउन, ये होते हैं सिंगुलर. आई, वी, यू और दे. या फिर एक से ज्यादा नाउन. ठीक है? एक से ज्यादा, राम एंड श्याम, तो दो हो गए. ये होते हैं आपके क्या? प्लूरल. अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी? जिनके लास्ट में क्या होगा? एस. कभी भी कंफ्यूजन हो, सिंगुलर के साथ हमेशा वो वर्ब लगेंगी जिनमें एस होगा. तो फिर प्लूरल के साथ कौन सी लगेंगी? जिनमें एस नहीं होगा. है ना? प्रेम, दोबारा मत करना. है ना? मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए 1% भी. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन गो जस्ट राइट नाउ. बट आप में से किसी भी लड़की ने और लड़के ने पढ़ाते समय बदतमीजी की ना, तो फिर मैं अपनी पे आऊंगा. समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार की मुझे बदतमीजी चाहिए नहीं बीच में, कि कोई उससे कुछ कह रहा है फिर हंस रहा है. मैं 2 घंटे यहां बैठा हूं तो कोई सीरियस प्रॉब्लम लेके ही बैठा हूं. बात समझ में आ गई? और ज्यादा आता है तो कम एयर. अगर पहले से तुझे आ रहा है तो यहां आ जा. फिर दोबारा नहीं बोलूंगा, किसी से भी ध्यान रखना. तो कौन सी वर्ब बताई मैंने? ही, सी, इट या एक नाउन देखा है तो उसके साथ हमेशा वो वर्ब ले जाओ जिसके लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा. जैसे मान लो हमने बोला कि सी डॉट 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 प्लेइंग कार्ड्स, और ऑप्शन में है वाज या वर. अब सी के साथ सी सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए जिसमें एस? तो वाज वर्ब में से एस किसके लास्ट में? वर आ जाएगा. उसने लिखा कि अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि डिड. यहां देख लो, जैसे कि ये डिड, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है. जैसे कि हैड, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है. अब विल और सेल की बात करें तो आई और वी के साथ क्या आता है? सेल. बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल. ये फ्यूचर का है. तो ये समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब कब कहां कैसे यूज करनी है. ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर हम देखेंगे. सिंगुलर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे? जिनमें एस होगा पीछे. समझ में आ गई बात? जैसे मान लो एक जगह लिखा है प्ले और ऑप्शन में प्लेस, और सब्जेक्ट इसका मान लो है आई, तो हम देखेंगे कि आई तो प्लूरल में जाता है, और प्लूरल में कौन सा जाएगा?
बिना एस वाला, तो ये बिना एस वाला कौन सा है, ये, तो कौन सा टिक कर देंगे अपन, प्ले। अगर यहां इट होता तो इट कौन सा होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर में कौन सा जाता है, एस वाला, तो एस किस में लगा है, प्लेस, तो कौन सा सही होगा, प्लेस। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बहुत सरल है ये। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंगुलर प्लूरल का खेल समझ में आ गया। अब एक और चीज आती है, ये आपको कभी नेगेटिव में बदलने देंगे, कभी इंटेरोगेटिव में बदलने देंगे, अलग अलग तरीके से वो दे देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको नेगेटिव में बदलने के लिए दिया जाए तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, दैट्स इट। ठीक है। अब मान लो उसने इंटेरोगेटिव में दे दिया, तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मतलब पहले मान लीजिए लिखा है ही इज, अब हम क्या कर देंगे, इज ही, और जो भी वाक्य होगा वो लिखेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये इतना सिंपल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो घुमा के ही देता है, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसको समझ लो, उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव बनाते समय अपन क्या लगाएंगे, डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहां डू नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू कहां जाएगा, आगे, क्या हो जाएगा, डू आई, ऐसे। ठीक है। अगर वर्ब में ऐसे यस रहा तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में रही तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट। और डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट लगने के बाद में फिर वर्ब कैसी हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। समझ में आ गई बात यहां तक, ये पूरी कहानी खत्म होगी आपकी ओवरऑल चार्ट की, समझ गए। तो अब यहां से आगे की बात अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बताऊं कैसे कैसे आएंगे पेपर में, चलो अब चलते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1 याद है, उसमें यहां तक, ठीक है। अब मैं तो ठीक है, बैनर पे भी तो आधा ही हूं, बैनर पे आधा आता हूं ना। पहला एग्जांपल लेते हैं, माई फ्रेंड फ्लाइज काइट्स। इसको वो कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। किसमें बदलने के लिए कह रहा है वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब देखो, हमें जाना है अपने चार्ट पर, तुम्हें याद रखना है किसमें बदलने को कह रहा है वो हमसे, ये रहा प्रेजेंट, ये रहा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आर एम, और जो वर्ब होगी उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। पता है हमको इतना। अब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट क्या है अपना, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड ही रहने देंगे। अब माई फ्रेंड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आर एम आएगा। अब माई फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है, एक नाउन है, और एक नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एस वाली, और एस किस में है, इज में, एस किस में, इज में, तो क्या आएगा इसमें, इज। क्लियर। मैंने आपको बता दिया सिंगुलर मतलब वर्ब कैसी आएगी, जिसके लास्ट में एस होगा, तो इज के लास्ट में एस है। अब आ गया फ्लाई, तो वर्ब कैसी चाहिए हमको, आईएनजी, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, और इधर क्या है, काइट्स, बन गया माई फ्रेंड इज फ्लाइंग काइट्स। कोई प्रॉब्लम आई, केवल क्या जरूरी है, चार्ट, चार्ट माइंड में है, कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट हो सकता है, समझ गए। अगला ही had his lunch, इसको वो कह रहा है
पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। किसमें कह रहा है? अब देखो जानबूझकर घुमाता है, जानबूझ के कंफ्यूज करता है। उसको पता है कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये रहा पास्ट, ये रहा परफेक्ट। तो उसको पता है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। इसीलिए उसने जानबूझ के पहले ही उसमें हैड रख के दे दिया। लेकिन हमें अपने दिमाग से यह सोचना है कि अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें से वर्ब कहां है? फिर वर्ब तो है ही नहीं थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये वो हैड नहीं है जो अपन समझ रहे हैं। ये क्या है फिर? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी? हैव की। ये हैव की क्या है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है। अब इसको वो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट में लेके जाओ। किस में लेके जाओ? तो देखो ही, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। अभी पढ़ा चार्ट में। और अभी हमने पढ़ा कि परफेक्ट में वर्ब कैसी आती है? परफेक्ट में ये मैंने बताया था कि परफेक्ट में वर्ब हमेशा आती है थर्ड फॉर्म में। तो अब वर्ब की क्या होगी? थर्ड फॉर्म। तो हैव, वर्ब क्या है अपनी? हैव। उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। तो फिर से क्या लिख देंगे? हैड। और क्या बच गया? हिज लंच। समझ गए? तो क्या बना? ही हैड हैड हिज लंच। वो जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है कि बच्चा अपने मन से ये सोचेगा कि दो बार हैड क्यों आएगा, एक बार आ तो गया। तो वो बनाएगा ही हैड हिज लंच। वो तो पहले ही था, वो तो पहले ही था ना। लेकिन अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब होती तो फिर यहां पर वर्ब नहीं होती थर्ड फॉर्म में, वो है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या थी? ये सेकेंड फॉर्म थी। अब आइए हेल्पिंग। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म है। किसकी? हैव की। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। समझ में आ गया? तो ये आपकी वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वो जानबूझ के देगा कंफ्यूज करने के लिए, घुमाएगा आपको। लेकिन हमको घूमना नहीं है, क्योंकि जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। मेरे लिए कह रहे हो तुम लोग? थैंक यू। ऐसे ही बोलते रहा करो, मैं खुश हो जाता हूं। मेरी तारीफ में दो शब्द बोलते रहा करो हमेशा। ऐसे बोला करो, दो शब्द। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसको ये कह रहा है कि इसको भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाओ। समझ रहे हो? हमसे कह रहा है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाओ। अपन कह देंगे ले जाओ, क्या प्रॉब्लम, ले जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमको याद आया कि इसमें नॉट तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो मतलब इसमें डू डज का तो काम है नहीं। तो फिर क्या काम है? वर्ब में बदलाव होगा। और वर्ब में क्या बदलाव होगा? चाइल्ड। चाइल्ड मतलब सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी? एस वाली। तो क्राइड का क्या हो जाएगा? क्राइज हो जाएगा केवल। द चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क। हो गया चेंज। क्या प्रॉब्लम थी? उसने कही ले जाओ तो हम ले गए, उसमें क्या है? अगला वाक्य देखते हैं। वी डिड इट। इसमें वो कह रहा है निगेटिव बनाओ। क्या कह रहा है? निगेटिव। अब देखो निगेटिव बनाने के लिए हमको दिखा कि यहां क्या दिया है? डिड। वो जानबूझ के कंफ्यूज करता है। वो यहां प्लेड भी तो दे सकता था, वो यहां वेंट भी तो दे सकता था, लेकिन उसको पता है कि मैं डिड दूंगा तो बच्चे फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी डिड आएगी। तो अब ये डिड क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी? डू की। किसकी सेकेंड फॉर्म है? डू की। तो मैंने अभी आपको यहां बताया था कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे? डिड नॉट। बताया था। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे अपन? वी की जगह वी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी? डिड, और उसके साथ क्या लगेगा? नॉट। फिर मैंने बोला था कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगने के बाद में वर्ब कैसी हो जाएगी? फिर से फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म में डालेंगे तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डू। और क्या बचा? इट। तो वी डिड नॉट डू इट। बच्चे इस डू को खा जाते हैं। वो समझते हैं कि डिड तो लगी है पहलते, नॉट ऑल लगाए दो। इतने सरल हो तो वो दे तो ही क्यों? उनको पता है
कि तुमको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसीलिए वो बनाने की कोशिश करता है। पर अपन क्या बोलेंगे कि मैं बेवकूफ नहीं, तुम तो एक हो ना बनूंगी, तुम बनूंगा क्यों कह रहे हो, फिर तो वो समझेगा कि बेवकूफ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिड और डू वाला बहुत कंफ्यूज करेगा। हमें ध्यान रखना है कि अगर यहां ये डिड होता ये, तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब तुम इसको मान लो, तो फिर मेन वर्ब भी तो होती ना, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है। ठीक है सोनी जी, देखो ये कह रहा है कि इसको निगेटिव में बदलो। किस में बदलो? तो निगेटिव में बदलने के लिए हमने देखा टेंस पहचानो पहले, तो टेंस हमने पहचान लिया, क्या दिया है? सो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, तो सा क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसकी सही फॉर्म क्या होती है? सी। तो सेकंड फॉर्म होने पे अपन क्या लगाते हैं? डिड नॉट। और मेन वर्ब कैसी हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म में, तो सो का क्या हो जाएगा? सी। वी डिड नॉट सी। क्या बच गया? वी। इधर क्या बच गया? जो भी बचा है वो पूरा जैसा का तैसा लिख दो, तो क्या बन जाएगा? वी डिड नॉट सी अ गुड मूवी यस्टरडे। हो गया नेगेटिव में कन्वर्ट। ऑल द थिंग्स आर टोटली डिपेंडेड ऑन चार्ट। इफ यू हैव रिमेंबर्ड द चार्ट केयरफुली, देन यू कैन सॉल्व एनी टेंस, यू कैन कन्वर्ट एनी सेंटेंस। ठीक है ना? अगला, हाँ ये देख लो, ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि हाउ मच से बनाओ। किससे बनाओ? अब हाउ मच क्या होता है आपका? WH वर्ड। तो WH वर्ड का हमको स्ट्रक्चर पता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? WH वर्ड, फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब हमें हाउ मच का भी पता है कि हाउ मच क्या बताता है? हाउ मच बताता है मात्रा। क्या बताता है? तो हमें यह पता है कि जब हम इसमें हाउ मच लगाएंगे तो मात्रा हटाना पड़ेगा, और हमने डिटरमिनर्स पढ़ा है, और डिटरमिनर्स में हमने देखा है कि मात्रा कौन बताता है? ऑल। मतलब हाउ मच लगाएंगे तो ऑल को हटाना पड़ेगा, ऑल लगाएंगे तो हाउ मच को हटाना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, समझ गए? तो अब अपन इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? WH। WH अपना क्या है? हाउ मच, तो हाउ मच। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या दिया है? देखो गेव, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। क्या आती है? तो क्या आ जाएगा? डिड। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो अपन लिख सकते हैं यहां द सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गेव। उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गिव। डिड लगते ही मेन वर्ब हमेशा कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म में। ऑल हटा दिया। अच्छा, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहां क्या है? यू। फिर क्या बचा? ऑल द मिल्क। तो ऑल तो हट ही जाएगा, तो क्या बच गया? द मिल्क, और पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो एक तो ये बन गया कि हाउ मच डिड द सर्वेंट गिव यू द मिल्क, और एक ऐसे बन सकता है कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच के साथ ही मिल्क को यहां ले लो, तो क्या बन जाएगा? ये ज्यादा करेक्ट रहता है, क्योंकि क्वांटिटी किसके लिए यूज हो रही है? मिल्क के लिए, तो मिल्क को उसके साथ रखो। ऐसे हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज पीछे तो नहीं रखते बने, ऐसे ही हाउ मच मिल्क, तो क्या बन जाएगा? हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, और यू के बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब यहां पर मैं सारे WH वर्ड समझा देता हूं आपको एक बार और, वैसे अनसीन में बताए थे, एक बार और समझ लो। जब भी आपसे वो कहे कि इसको वेयर से बनाओ, तो सेंटेंस में जो स्थान दिया हो उसको हटा देना। जैसे आई लिव इन जोरा, उसने कहा वेयर से बनाओ, तो वेयर डू यू लिव, क्या हट गया? जोरा। अगर वो कहे हु से बनाओ, तो सब्जेक्ट हटा देना। ठीक है, अगर वो कहे कि व्हेन से बनाओ, तो टाइम हटा देना। ठीक है, और अगर वो विच से कहे, तो जो भी आपकी
नॉन लिविंग थिंग दी होगी, नॉन लिविंग थिंग को हटा देना, जो वस्तु दी हो उसे हटा देना। तो ये कर लोगे आप लोग। और हाउ मच, ये हाउ मच है, हाउ मैनी से दिया हो तो क्या करना है, तो संख्या हटा देना। जैसे मैंने बोला देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसने बोला हाउ मैनी से बनाओ, 50 हटा दो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। क्लियर? तो ये सारे WH वर्ड से बनाने के लिए आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सेंटेंस मेकिंग विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क्स। ठीक है ना, ये भी एक तरीके का टेंस में ही मान के चलिए। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको टेंस में? तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया, अच्छा एक और है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बता ही देता हूं, फिर बाद में भूल जाएंगे। कई बार आया है और बहुत बच्चे क्या इसको गलती करके आते हैं। ये कह रहा है अवर टीचर नेवर कम्स लेट। इसको वो कहेगा कि नेगेटिव बनाओ और अर्थ बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमारा टीचर नेवर मतलब कभी नहीं, कम्स मतलब आता, लेट मतलब देरी से, हमारा टीचर कभी देरी से नहीं आता। इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए और ये नेगेटिव भी हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, नेवर को हटा देंगे और क्या लगा है, SAIS। तो SAIS होने पर क्या लग जाता है, डज नॉट। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो कम्स का क्या हो जाएगा, कम। तो आवर टीचर डज नॉट कम लेट, हमारा टीचर लेट नहीं आता। अर्थ बदला, नहीं बदला ना, और नेगेटिव भी हो गया। समझ गए? तो नेवर हटके क्या लग जाएगा, डज नॉट। क्लियर? अच्छे से देख लो इन टेंस को, पेपर में 1 से 2 नंबर में आता है ये, कम से कम 1 का तो आएगा ही आएगा, कभी कभी 2 का भी आ जाता है। तो ये केवल वाक्य नहीं है बोर्ड पर, ये आपके 1 से 2 नंबर है। जो डू एज डायरेक्टेड आपको परेशान करता है वो है, अगर पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा। अच्छे से देख लो, इन्हीं में से आएगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? ये पूरा का पूरा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ग्रुप में इनको पूरे को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कितना हो गया चार्ज अपना? कौन सा चार्ज लिया आपने जैसा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में अपन लेंगे वॉइस, एक्टिव पैसिव। 1 नंबर का पेपर में 100% आता है, 10th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो तो बताएंगे ही, लेकिन आपको भी इसके रूल्स अपने माइंड में ध्यान रखने जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो मैंने इसमें इंपोर्टेंट आपको बताई 2 चीज, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, दोनों आपको ग्रुप में एक बार और डाल देंगे, है ना, तो उनको और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेबल नंबर 2 टेंस के लिए जरूरी है और टेबल नंबर 1 सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी कि इसमें 4 चीजें होंगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चारों चीजों को क्या करना है, 1, 2, 3 और 4। ध्यान रखो, सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शुरू के 4 वाक्यों में, 4 शब्दों में अपने रूल को फॉलो करना है। समझ गए? तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो, शुरू से 4 वर्ड गिन लेना। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो कौन से टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, ये 2 ही होते हैं। उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो फिर उनमें क्या होगा, या तो वर्ब में SAIS होगी, या फर्स्ट फॉर्म में होगी, या फिर उसमें सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर? अब हमें करना क्या है, 4 नंबर को कहां पहुंचाना है, 1 पर। 4 नंबर कहां आएगा, 1 की जगह पर। लेकिन ये था क्या, ऑब्जेक्ट, और जब यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। किसके अनुसार, टेबल नंबर 1 के अनुसार। ठीक है, 1 नंबर कहां जाएगा, 4 पर, किसके साथ, बाई के साथ। अभी ये क्या था, सब्जेक्ट, यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके अनुसार, टेबल नंबर 1 के अनुसार। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसे ही का हिम,
आई का मी, तो मैं बता दूंगा और, है ना। और मेन वर्ब कहां रहेगी? मेन वर्ब 3 नंबर पे ही रहेगी, लेकिन मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा कैसी आती है? थर्ड फॉर्म में। और 2 नंबर पे ही रहेगा, लेकिन ये होता है टेंस। ये क्या होता है? टेंस। और टेंस मैंने किसके अनुसार बताया है? टेबल नंबर 2 के अनुसार। किसके अनुसार? टेबल नंबर 2 के अनुसार। कोई प्रॉब्लम? टेबल नंबर 1 में क्या बताया था? तो टेबल नंबर 1 में मैं आपको बता देता हूं, चलो देख ही लो। मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट होगा, मान लो यहां क्या है? ही। जब ये यहां जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? हिम। और मान लो यहां हिम होगा और वो यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? ही। समझ गए? यानी इस जगह पर हमेशा ये वाले ये कहां आएंगे? 4 नंबर पर, और ये कहां आएंगे? 1 नंबर पर। इसको कभी भी तुम 4 नंबर पे ले जाओगे तो ये वाला फॉर्मेट लिखना है, और 1 नंबर पे ले जाओगे तो ये वाला फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? हर। आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, इट का इट। और कोई रह गया? और कोई नाउन दिया हो तो उस नाउन का क्या रहेगा? नाउन। नाउन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे काइट्स तो काइट्स का काइट्स, स्कूल तो स्कूल का स्कूल, बस तो बस का बस, पेन तो पेन का पेन, हिंदी तो हिंदी का हिंदी, ठीक है। हिंदी की इंग्लिश मत करे आना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना तो हिंदी को क्या कर दो? इंग्लिश कर दो, ऐसा नहीं करना, समझ गए? ठीक है दीदी, दिख रहा है तुझे उधर से? तुझे चलो, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसमें जो दिए हैं इंपोर्टेंट पैसिव वॉइस। दे वर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना सॉल्व कर लिया है? 2 नंबर को छोड़ के बाकी पूरा सॉल्व कर लिया, समझ गए? तो इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 3 4। 4 नंबर कहां आएगा? 1 पर, लेकिन ये नाउन है तो नाउन का क्या रहेगा? नाउन, कोई बदलाव नहीं होगा, तो हॉकी का हॉकी। 1 नंबर को कहां ले जाना है? 4 पर, लेकिन 4 पर दे नहीं आता, 4 पे दे की जगह क्या आता है? देम। तो क्या आएगा? देम। और उसको किसके साथ लिखेंगे? बाई के साथ, ठीक है। 3 नंबर कहां आता है? 3 पे ही, लेकिन कैसा? थर्ड फॉर्म में। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, ठीक है। कितने नंबर आ गए अपने? 1 3 और 4। खाली क्या रह गया? 2 नंबर। ये सभी के 2 नंबर में अभी खाली छोड़ूंगा, वो दूसरी टेबल बना के फिर उसके हिसाब से तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? अब इसको अपन कैसे करेंगे? चलो ये बाद में बता देंगे, अभी दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ये कह रहा है ही नोज मी वेल, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अब देखो, 1 दिया है, अब 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, वो 12 में से जो चार्ट में बनी है। क्या उन चार्ट में से कोई भी चीज दिख रही है? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, कैन, कुड, शुड, वुड, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब 2 नंबर खाली है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है अपना? 3। और ये जो एस है ये बता रहा है टेंस, इसका मतलब ये एस आपका 2 नंबर है, और ये है आपका 4। तो 1 2 3 4। ये क्या है? ये अतिरिक्त है, इसको बाद में देखेंगे। कैसे बनाएंगे? 4 नंबर कहां जाएगा? 1 पर। तो मी जब 1 पर जाता है तो 1 पर मी का क्या हो जाता है? आई। तो क्या हो जाएगा? आई। 3 नंबर कहां जाता है? 3 पे ही, लेकिन थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म नन। 1 नंबर कहां जाता है? पीछे, लेकिन किसके साथ? सस्पेंस रहने दे। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाई हिम, ठीक है। लेकिन अब दीदी ने सस्पेंस बिगाड़ दिया तो बताना पड़ेगा मुझे। हमेशा ध्यान रखना कि नो के साथ में बाई नहीं लगता, नो के साथ में बाई की जगह क्या लगाते हैं? टू।
समझ गए? अगर नन बाई हिम करे आओगे तो गलत हो जाएगा। नन के साथ हमेशा क्या लगाना? टू। ऐसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशन में बताए हुए हैं कि सरप्राइज के साथ क्या आएगा या अफ्रेड के साथ क्या आएगा, तो उन वर्ड्स के साथ वही प्रीपोजिशन लगेगा जो उसमें लिखाया गया है। तो नो के साथ क्या बताया मैंने आपको? टू, तो टू लग जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? वेल। तो मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर के बाद में जो कुछ भी रहता है उसको बाई वाली जगह और वर्ब के बीच में डाल दिया करो। तो इसको डाल देंगे अपन यहां, टाइम को छोड़ के। टाइम होगा तो टाइम सबसे लास्ट में, टाइम तो सबसे लास्ट में। बाकी कुछ भी यहां बचा है 4 के बाद में, उसको हम 3 नंबर के जस्ट बाद लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में। तो ये क्या है अपना 4, ये क्या है 3। तो बेल को कहां लिखेंगे? 3 और 4 के बीच में। क्या खाली रह गया? 2 नंबर। 2 नंबर क्यों? अभी चार्ट होगा तो उसके अनुसार। ठीक है। ऐसे ही अगला आपसे कह रहा है आई एम बाइंग मैंगोज। ठीक है, क्या करना है अपन को? नंबर डालना है 1 2 3 4। 4 कहां आएगा? फर्स्ट पर, लेकिन मैंगोज नाउन है तो कोई उसमें चेंज नहीं होगा। 1 नंबर कहां जाएगा? 4 पर, लेकिन किसके साथ? बाई के साथ। तो आई का क्या हो जाता है? मी। 3 नंबर कहां रहेगा? 3 नंबर पर ही, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो 1 3 4, क्या खाली रह गया? 2 नंबर। ठीक है, बाकी पूरा बन रहा है। हर उसमें अपन क्या छोड़ के आए हैं? 2 नंबर। ठीक है, मतलब हर मर्ज की दवा है 2 नंबर वाली टेबल में। समझ गए? मिस्टर गुप्ता टीचेज हिंदी, इसमें अपन नंबरिंग करेंगे। तो मिस्टर गुप्ता 1, 2 नंबर वाली जगह खाली है, इसका मतलब इसमें लगा है एस ए एस, तो ये 2 हो गया। और टीच मैन वर्ब है तो ये 3 और ये 4। 4 नंबर कहां आएगा? 1 पर, तो हिंदी। 1 नंबर कहां जाएगा? 4 पर, तो क्या हो जाएगा? बाई मिस्टर गुप्ता। टीच की थर्ड फॉर्म लेकिन कहां आएगा? 3 नंबर पे ही, तो टॉट। तो क्या क्या हो गया? 1 2 3, बचा क्या? 2 नंबर खाली। ठीक है, अब इस 2 नंबर को बना दिया जाए, सबका 2 नंबर फिल कर दें। ठीक है, कर देते हैं। टेबल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, इधर यही बता रहा हूं, इससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल नंबर 2 में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके वाक्य में जो वर्ब है और वो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में है, या वर्ब में एस या ई एस है, या डू है, या डज है, तो उसमें अपन क्या लगा देते हैं? इज, आर, एम लगा देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसमें क्या है? एस या ई एस है, तो एस या ई एस होने पे क्या करते हैं? इज, आर, एम लगाते हैं। मिस्टर गुप्ता हिंदी, हिंदी सिंगुलर है, और हिंदी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है? जिसमें एस होता है। एस किसमें? इज में, तो क्या लग जाएगा? इज। बन गया पूरा। हिंदी इज टॉट बाई मिस्टर गुप्ता, कंप्लीट। जैसे ही टेबल नंबर 2 पकड़ा, सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। अब दूसरा नियम क्या होता है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में हो या डिड हो तो क्या लगा देते हैं? वाज या वर। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बताया मैंने? ये 1 2। थर्ड में बताया कि मान लो इज, आर, एम या वाज या वर, ये पहले से ही दिया है, अभी तो हम लगा रहे थे। अब मान लो पहले से ही दिया तो वही टेंस रहने देंगे, बस उसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। जैसे समझ लीजिए क्या दिया हुआ है? वर, तो हमने पहले ही बोला है कि वाज वर दिया होगा तो क्या जुड़ेगा? बीइंग। अब यहां पर क्या है? हॉकी। हॉकी क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है? तो वाज या वर में से एस किस में लगा है? वाज में, तो क्या आ जाएगा? वाज, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। हो गया कंप्लीट। 2 नंबर को लिख दिया। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या लगा हुआ है? एम। ठीक है, तो मैंने बोला इज, आर, एम पहले से होगा तो क्या लगेगा? बीइंग। अभी देखो इसमें क्या है? मैंगोज। मैंगोज मतलब इसमें एस लगा है,
इसमें एस लगा है मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कौन सा आता है, बिना एस वाला। तो इज आर एम में से एम तो आई के साथ ही गया, बचा क्या इज आर, तो कौन सा आएगा, आर। तो क्या लगा देंगे, आर, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। तो क्या बन गया, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाई मी। हो गया 2 नंबर सॉल्व। इसमें क्या लगा है, एस, क्या बोला, एस या एस होगा तो क्या लगेगा, इज आर एम। अब आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, और बस यही होना है। तो आई एम नन बेल टू हिम, बन गया। कोई प्रॉब्लम, हो गया 2 नंबर सॉल्व सब जगह। केवल ये चार्ट याद रखना है। अब इसमें 2 नियम और हैं, उनके बाद के नहीं है तो क्या, उनको भी समझ लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेंगे। क्या, कि अगर हैज, हैव या हैड पहले से दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बीन लगाना पड़ेगा। और अगर कोई भी मॉडल वर्ब पहले से दी होगी, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, विल, शैल, तो क्या करेंगे, वही रहने देंगे, बस उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। सो द टेबल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। दो पूरा पैसिव वॉइस बन जाएगा, पूरा पैसिव वॉइस इससे बन जाएगा, ये बन गया, इससे हो जाएगा। बस ये 2 नंबर खाली रह जाता है जो हमें यहां से बनाना पड़ता है। तो ये टेबल नंबर 1 और ये टेबल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी है सब्जेक्ट को बदलने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, ये जरूरी है टेंस बदलने के लिए। 1 नंबर का 100% पेपर में आता ही आता है, छपा रखा रहता है, और इनमें से ही छप जाएगा कोई ना कोई। और रह गया है इसमें एक आध, कहाँ है गुप्ता जी, थोड़ा आगे बढ़ा दूं इसको। अब देखो ये कह रहा है इसमें अगला, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। 4 कहां आ जाएगा, 1 पर, चूंकि नाउन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, स्टाम्प का स्टाम्प। 1 नंबर कहां जाता है, 4 पर, किसके साथ, बाई के साथ, तो और बी का क्या हो जाता है, अस। थर्ड फॉर्म नहीं आएगी 3 नंबर पर, तो कलेक्ट का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। अब देखो 1 3 और 4, क्या खाली रह गया, 2 नंबर में टेबल पढ़ा था, टेबल में हमने पढ़ी थी क्या, कि इज आर एम पहले से होगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, बाजवर, सॉरी बीइंग, सॉरी, हाँ भूल गया, क्या लगेगा, बीइंग। तो यहां बी प्लूरल था, स्टाम्प्स भी प्लूरल है, तो आर का आर ही रहेगा, और आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। हो गया कन्वर्ट, स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाई अस। सिंपल है, रूल से याद है तो सब सिंपल है, रूल से याद नहीं है तो कुछ भी सिंपल नहीं है। एक थोड़ा अलग ले लेते हैं, कई बार वो उल्टा दे देगा, कई बार वो पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे देगा, कई बार क्या करेगा, वो पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे देगा। तो जैसे टी वाज नॉट टेकन बाई मी, अब ये उसने दे दिया पैसिव में, इसको कहेगा कि एक्टिव में ले जाओ, तो 1 2 3 और 4, उल्टा करेंगे, बाई तो हट ही जाएगा क्योंकि बाई तो लगा के लिखते हैं अपन। 4 नंबर 1 पर जाएगा, तो मी 1 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। टी कहां जाएगा, पीछे, तो नाउन है तो नाउन का क्या रहेगा, नाउन ही रहेगा। अब देखो टेकन, पहले इस पर चलते हैं, आगे का देख लें। अब वाज, पैसिव में वाज दिया है बिना बीइंग के, तो पैसिव में वाज कब लगता है, बिना बीइंग के, जब वर्ब कैसी होती है, सेकंड फॉर्म में। समझ गए, इसका मतलब उसमें जो भी वर्ब होगी कैसी रही होगी, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन उसमें नॉट लगा है, और नॉट में क्या होता है, डिड जुड़ता है, नॉट में सेकंड फॉर्म के लिए क्या आ जाता है, डिड। तो इसका मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वाज की जगह डिड, नॉट की जगह क्या आएगा, नॉट, और डिड के साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, टेक। तो ये होगा आई डिड नॉट टेक टी, ये वाक्य होगा, जिसको कन्वर्ट करके हमने क्या बनाया होगा, टी वाज नॉट टेकन बाई मी। समझ में आ गया। कई बार उल्टा दे देगा वो कि भैया इसको बदल दो पीछे। इसके अलावा ये तो 90% रूल है एक्टिव पैसिव के। 10% में आपको मैंने एक नियम लिखाया है,
प्लीज काइंडली जेंटली वाला जब कभी आते हैं वो उनको ध्यान रखिएगा। जैसे प्लीज काइंडली जेंटली होगा तो क्या करना है, प्लीज काइंडली जेंटली को हटा दो और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो और जैसा का तैसा वाक्य लिख दो। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज कम हियर, तो प्लीज हटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली हटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी। क्लियर। एक पीपल वाला बताया, जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट आपका इस जगह क्या दिया हो, पीपल, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, तो ये जब पीछे जाएगा बाई के साथ तो वो हट जाएगा, बाई पीपल नहीं आएगा कभी, बाई पीपल कभी नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख ही लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश या हिंदी इन अमेरिका। कन्वर्ट करेंगे लाइन से 1 2 3 4। अब देखो कंफ्यूज नहीं होगी ना, नहीं तो तुम इसको बना देते हो ऑब्जेक्ट। तो लाइन से नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4। 4 नंबर कहां जाएगा, 1 पर, तो हिंदी कहां आएगा आगे। पीछे कितना भी लंबा वाक्य हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शुरू के 4 में नंबर डालना है केवल। 1 2 3 4 डाल दिया, आ गया। पीपल कहां जाना था, पीछे, लेकिन क्या बोला मैंने, वो हट जाएगा। तो बाई पीपल होना था, वो हट जाएगा। अब 3 नंबर, 3 नंबर कहां आएगा, उसी जगह, लेकिन कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, स्पीक का स्पोकन। डिड दी, डू दिया है, डू दिया होता है तो क्या लगता है, इज आर एम, क्या लगता है, इज आर एम। हिंदी के साथ क्या लग जाएगा, इज। नॉट की जगह नॉट, और इधर क्या बच गया, इन अमेरिका। हिंदी इज नॉट स्पोकन इन अमेरिका। अभी याद है मैंने आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स कराया था, उसमें लिखा था कि इंग्लिश इज खालिस्तान इन अमेरिका, स्पीक स्पीकिंग स्पोकन। तो मैंने आपको बोला था कि इज के साथ इसमें क्या आएगा, स्पोकन। तो समझ में आ गया इज के साथ स्पोकन क्यों आया, क्योंकि वो पैसिव का वाक्य था और उसमें पीछे बाई पीपल होगा, लेकिन पीपल का नियम क्या है कि वो हट जाता है। तो इसमें अपन यहां लिखते बाई पीपल, जो अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि नियम है कि इस जगह कभी भी पीपल आए, समबडी आए, समवन आए, एवरीबडी आए, एवरीवन आए, ये सारी की सारी चीजें हट जाती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नोबडी और नोवन को हटाओ तो ध्यान रखना नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद में, क्योंकि आप नोबडी में नो को भी हटा रहे हो, तो नो हटा के बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहां होता नोबडी प्लेज विथ मी, तो अब आप क्या हटाते, नोबडी, तो क्या हटा आपका, नो। तो एस या एस होने पर क्या लगता है, इज आर एम, तो इज लगाते और उसके बाद हमको क्या लगाना पड़ता, नॉट, तब जाके वाक्य बैलेंस होता हो। समझ गए यहां तक। ये सारे के सारे एक्टिव पैसिव है, इन्हीं में से आपको पेपर में कोई ना कोई एक्टिव पैसिव मिल जाएगा। कितने नंबर पक्के हो गए डू एस डायरेक्टेड के, 5 हो गए। 2 नंबर, 3 मान लो, 2 नंबर में टेंस आ जाएगा तो 2 मान के चलो, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। कोई प्रॉब्लम। 4